नमस्कार, आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। आज का शो काफ़ी खास है। खास इसलिए क्योंकि आज जो गेस्ट इस शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो खुद बहुत स्पेशल हैं। आज आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के सीआईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय। हर्षा खास इसलिए हैं क्योंकि इनकी आवाज़ पूरा बाजार सुनता है। रिस्क मैनेजमेंट और फंड इन्वेस्टमेंट हर्षा की खासियत है। हर्षा को इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट का 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। इन्होंने अपना करियर एसआर स्टील में एज इंजीनियर के साथ शुरू किया, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट पूरा करने के बाद 1996 में यूटीआई म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया, जहां इक्विटी एनालिस्ट के रूप में उन्होंने 3 साल काम किया और कई सेक्टर्स को ट्रैक किया। उसके बाद डीएसपी, ब्लैक रॉक, रिलायंस ग्रुप और एसजी एशिया सिक्योरिटीज जैसी बड़ी देसी और विदेशी कंपनियों में उन्होंने काम किया। अभी वो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, कोटक टैक्स सेवर फंड, कोटक मैन्युफैक्चर इन इंडिया फंड और कोटक एमएनसी फंड को खुद मैनेज करते हैं और साथ ही सीआई इक्विटी तो वो हैं ही। हर्षा जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत लोग ये मानते हैं कि पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड्स ने एक अलग ही रोल प्ले किया है इस मार्केट के लिए, जहां इतनी ज़्यादा एफआई की सेलिंग रही है, लेकिन रिटेल निवेशक लगातार म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े रहे इस मार्केट में। और अब म्यूचुअल फंड्स का एयूएम इंडिया में 75 लाख करोड़ पार कर चुका है। एसआईपी की बुक करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए पर महीने की हो चुकी है। ये नंबर्स कितने सस्टेनेबल हैं और क्या यहाँ से भी नंबर्स की ग्रोथ की गुंजाइश है? नमस्कार अनुज। जैसे आपने जिक्र किया, जो एमएफ्स का एक रोल रहा है पूरे इक्विटी मार्केट्स में इंडिया में, ये मेरे ख्याल से कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि आप जो 75 लाख करोड़ का ईयूएम का जो बात किया है, ये एक्चुअली पहले भी इतना ही ग्रो हो रहा था इंडस्ट्री। अगर आप देखेंगे 2000 में इंडस्ट्री का टोटल ईयूएम करीब करीब 1 लाख करोड़ था। 2010 में ये पहुंच गया करीब करीब 5 लाख करोड़। राइट, सो 5x एक एक 10 साल का जो अवधि है उसमें करीब करीब 5 टाइम्स ग्रो हुआ। और वही जो एयूएम 5 लाख करोड़ था 2010 में, 2020 के आसपास ये 25 लाख पहुंच गया। राइट, तो वही ग्रोथ रेट हम अभी भी देख रहे हैं, जहां पे वो 25 का शायद 2030 में 125 तक जा पहुंच पाएगा। और हम कहीं बीच में हैं अभी 2025 में 75 लाख करोड़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से ये जो पेनिट्रेशन लेवल्स हैं इंडिया में अभी भी बहुत ही कम है। बहुत ही कम लोग निवेश करते हैं और उससे भी बहुत ही कम लोग इक्विटी में निवेश करते हैं। और जैसे जैसे इनकम लेवल्स इंडिया में बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स का अवेयरनेस बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे और इक्विटी पे ज्यादातर, तो ये ग्रोथ तो कंटिन्यू होना चाहिए। तो हमें लगता है कि पेनिट्रेशन लेवल्स इतने कम रहने की वजह से ये ग्रोथ रेट और कुछ सालों के लिए यही रफ्तार से चलना चाहिए। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, एक मैं आपको डेटा पॉइंट दिखाता हूँ। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश का ट्रेंड है, मई 2025 में करीब करीब 19,000 करोड़ था, जून 2025 में करीब करीब 23,500 करोड़ था। उसके बाद एक मैसिव स्पर्ट आया, जुलाई में हम गए करीब करीब 42,600 करोड़ पर हर्षा जी। लेकिन पिछले 2 महीने में, अक्टूबर का डेटा अभी हम अवेट कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीने में 42,000 करोड़ से 33,000 करोड़ और 33,000 करोड़ से 30,000 करोड़ पर आया। हालांकि ऑब्वियसली अगर आप जून तक का ट्रेंड देखेंगे उससे तो अभी भी ऊपर है, लेकिन जो जुलाई का 42,000 करोड़ था उसके मुकाबले थोड़ा नीचे आया है। ये ओवरऑल ट्रेंड को देखकर कुछ डरने की जरूरत है, या 30,000 करोड़ भी आप मानेंगे कि बहुत बड़ा नंबर है मंथ के हिसाब से? अनुज जी देखिए, 30,000 करोड़ भी एक अच्छा खासा नंबर है। और जुलाई का मैं आपको बताऊंगा, अगर आप 2024 कैलेंडर ईयर देखेंगे तो करीब करीब 1,17,000 करोड़ जो पैसे आए थे वो एनएफओ के वजह से आए थे। और ये बिल्कुल ही ठंडा हो गया था पहले कुछ महीनों में 2025 में। लेकिन जुलाई महीने में हमने फिर से देखा, जहां पे काफी सारे एनएफओस एक बार फिर से काफी इंटरेस्ट के साथ एनएफओस चले और काफी अमाउंट कलेक्ट भी हुआ। तो उसके वजह से जो आप देख रहे हैं जैन टू मई महीने के बीच में जो चल रहा था, उस रन रेट से काफी अच्छा रन रेट आपको जुलाई महीने में दिखाई दिया। और अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है, क्योंकि फिर से एनएफओस इतने नहीं है। और यूजुअली अगर आप देखते हैं तो
एक एसआईपी का नंबर्स हैं जो मोर और लेस एक स्टेडी ग्रोथ रेट पे चलते जा रहा है, और जो लमसम निवेश होता है वो मार्केट के शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। और एनएफओस जनरली उसी टाइम पे होते हैं जब मार्केट्स में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है या बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हमें लगता है कि वो फेज जो 2024 में देखा था वो अभी शायद 2025 में इतना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए करीब करीब 10,000 करोड़ का जो मंथली एनएफओ का वॉल्यूम था वो कम हो चुका है, लेकिन एसआईपी और बाकी जो निवेश का नंबर्स हैं वो मोर और लेस वैसे ही कंटिन्यू हो रहे हैं। और जो जो ओवरऑल 30,000 करोड़ का जो नंबर है वो बिल्कुल अच्छा नंबर है, और मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई चिंता का विषय है। मैं एसआईपी नंबर पर भी आऊँगा, लेकिन मैं पहले इस पॉइंट को कंप्लीट करना चाह रहा था। अब इसमें मैं आपको हर्षा जी दो और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स, ऑब्वियसली आपके पास सारे डेटा पॉइंट्स होंगे। मैं लार्ज कैप में निवेश का ट्रेंड देख रहा था और मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश का ट्रेंड देख रहा था। लार्ज कैप में अगर आप पिछले 3 महीने देखें, जुलाई में 2125 करोड़, अगस्त में 2835 करोड़ और सितंबर में 2319 करोड़ के करीब आए। तो आप मान के चलिए कि 3 महीने में करीब करीब 7300 करोड़ का इन्फ्लो आया है लार्ज कैप में। उसी को अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में देखेंगे तो मिड कैप में मंथली रन रेट 5,000 करोड़ से ऊपर का है, 3 महीने में 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर का इन्फ्लो है, जबकि लार्ज कैप में ये नंबर 7,000 करोड़ का है। और स्मॉल कैप में भी 3 महीने का अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी जो इन्फ्लो का ट्रेंड है वो करीब करीब 5,000 रुपये पर मंथ का है। जुलाई में 6,500 था, सितंबर में थोड़ा कम होकर 4,400 आ गया, अगस्त में 5,000 ही था। तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्फ्लो 3 महीने का, लार्ज कैप में लेकिन उसके मुकाबले 7,300 करोड़। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, लगातार इस चैनल पर और हर चैनल पर चर्चा हुई है कि लार्ज कैप में इस समय बहुत ज़्यादा वैल्यू है कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता। अभी भी सारे इन्वेस्टर्स चेज मिड कैप और स्मॉल कैप को ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अनुज जी, थोड़ा सा मैं इस पे फोकस करना चाहूंगा कि लार्ज कैप जब हम देखते हैं तो हमें लार्ज कैप कैटेगरी के अलावा लार्ज एंड मिड और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी देखने चाहिए, क्योंकि वहां पे भी जो एक एक प्रिडोमिनेंट इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप में ही जाता है, राइट। तो इसीलिए टोटल जो लार्ज कैप में जो निवेश हो रहा है वो लार्ज कैप कैटेगरी से ज्यादा निवेश हो रहा है, वो पहली बात। जरूर लार्ज एंड मिड में थोड़ा बहुत तो मिड कैप में भी निवेश होता है, तो मिड कैप का नंबर्स भी थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल जितना कम आप देख रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी में वो एक्चुअल नंबर्स नहीं है। लार्ज कैप में जो निवेश हो रहा है उससे ज्यादा निवेश हो रहा है, ये पॉइंट मुझे बताना था। और दूसरी चीज जो है, देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बार ऐसा होता है कि उनको प्राइस लेवल्स पता रहता है या इंडेक्स लेवल्स पता रहता है, लेकिन वैल्यूएशन लेवल्स समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहीं पे इस तरफ का शायद इंटरेस्ट जो हम देख रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप में वो कंटिन्यू हो रहा है। एक तो पहली बात है कि अगर आप कोई निवेश किए हैं पोस्ट कोविड, तो हो सकता है कि आपके मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स लार्ज कैप या लार्ज कैप डोमिनेटेड फंड से ज्यादा रिटर्न्स दिए। तो आपको लगता है कि जो पिछले 3 या 4 साल में जो चला है उसी हिसाब से आगे भी फ्यूचर भी प्ले आउट होगा, इसलिए शायद आप अभी भी उसी फंड्स में या उसी कैटेगरी पे आप बेट करते जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आपको हर बार वैल्यूएशन देख के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी उस हिसाब से पास परफॉर्मेंस को देख के चल रहे हैं। दूसरी बात है कि लोग प्राइस लेवल्स और इंडेक्स लेवल से ज्यादा एसोसिएट होते हैं, बल्कि वैल्यूएशन लेवल जो समझना मुश्किल रहता है। तो इसीलिए भी कभी कभी ये होता है कि अगर आप देखते हैं निफ्टी एक पर्टिकुलर लेवल पे चल रहा है या मार्केट के कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल पे चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि पिछले साल भी यही लेवल पे था, इस साल भी यही लेवल पे है, तो ठीक ठाक ही है। लेकिन हो सकता है कि बीच में अर्निंग्स का ऊपर या नीचे हो गया है, तो उस हिसाब से वैल्यूएशंस भी चेंज होते हैं, वो समझना जरूरी है। तो इसीलिए हमें लगता है कि हो सकता है थोड़ा बहुत आज के दिन में भी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादातर निवेश हो रहा है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन को मान के चलते हैं और हायर वैल्यूएशन लेवल को आप रिस्की समझते हैं, तो जरूर एक टिल्ट लार्ज कैप की ओर लाना जरूरी। आपका खुद का मिड कैप म्यूचुअल फंड हर्षा जी काफ़ी बड़ा बन चुका है, मेरे ख्याल से शायद सेकंड बिगेस्ट है ईयूएम के टर्म्स में। 58,000 करोड़ प्लस का आपका मिड कैप का ईयूएम है। आई थिंक जो आपके शायद लार्ज कैप ईयूएम से भी ज़्यादा होगा।
और रिटर्न्स भी अच्छे रहे हैं। मिड कैप में आपके 3 साल में 23% के करीब के कैगर रिटर्न्स जनरेट हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपको एज अ फंड मैनेजर थोड़ा स्लीपलेस नाइट होती है क्या, कि इतना पैसा एक तो मैनेज कैसे करें, और दूसरा जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है पिछले 3 साल में 25% का कैगर देखने के बाद, उसको कैसे मैनेज करें? देखिए, ये दोनों चीज में अगर आप कंपेयर करना है तो शायद इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि काफी सारे इन्वेस्टर्स तो पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं और उनको लगता है कि यही शायद रिपीट होते जाएगा। लेकिन इक्विटीज तो ऐसे लीनियर एसेट क्लास नहीं है और उतार चढ़ाव तो होगा ही। और जो हमने पोस्ट कोविड रिटर्न्स देखे हैं, ये सुपर नॉर्मल रिटर्न्स कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए, अगर आप 20-30 साल का लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखते हैं निफ्टी का या इंडियन मार्केट्स का, जनरली वो 13.5-14% का सीएजीआर रिटर्न्स है। और अर्निंग्स भी मोर और लेस उसी लेवल पे वो लॉन्ग टर्म में प्ले आउट हुआ है। तो यानी कि ओवर द लॉन्ग टर्म जो अर्निंग्स ग्रोथ और मार्केट रिटर्न से मोर और लेस साथ साथ चलते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट कोविड क्या हुआ वो समझना चाहते हैं, तो यही है कि अगर आप पिछले 3 साल देखते हैं कोविड से पहले, वहां पे मार्केट्स एक तरफ से अर्निंग्स ग्रोथ एकदम ही कम हो गया था। और जो कोविड में फॉल हुआ वहां पे मिड एंड स्मॉल कैप्स लार्ज कैप से ज्यादा गिरे और पिछले 3 साल में भी अंडर परफॉर्म कर चुके थे। यानी कि आपका जो एंट्री पॉइंट रहा पोस्ट कोविड, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल था मिड एंड स्मॉल कैप्स के लिए। वो पॉइंट नंबर 1। सेकंड जो हुआ, जैसे मैंने बोला, लॉन्ग टर्म एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ करीब करीब 14% का सीएजीआर है। वो प्री कोविड सिंगल डिजिट में पहुंच गया था। लेकिन जो कोविड के बाद जो रिकवरी हुआ वो सिर्फ एवरेज पे नहीं गया, एवरेज से भी बहुत ऊपर चला गया, राइट। आपके लार्ज कैप अर्निंग्स ग्रोथ करीब करीब 18% का सीएजीआर पे ग्रो हुआ आगे के 3, 3.5, 4 साल तक। और मिड एंड स्मॉल कैप के जो अर्निंग्स थे वो करीब करीब 25% से भी ऊपर के अर्निंग्स सीएजीआर पे कंपाउंड होते गया। यानी कि आपके एंट्री वैल्यूएशंस बहुत ही कम थे और जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेड था वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर सुपीरियर रेट था। और लार्ज कैप से भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स, बहुत बढ़िया अर्निंग्स ग्रोथ मिड एंड स्मॉल कैप में रहा उस समय। तो ये सब लेके आपके मिड एंड स्मॉल कैप में जो रिटर्न्स आए वो बहुत सुपीरियर रिटर्न्स आए। और उसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और सोचते हैं कि अगले 10 साल भी वैसे ही रिटर्न्स आएंगे, वो शायद ठीक नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको एसेट एलोकेशन विद इन इक्विटीज करना जरूरी है। और अगर आज के वैल्यूएशन देखेंगे तो ज्यादातर कंफर्ट लार्ज कैप कैटेगरी में। ओके, बिल्कुल। अच्छा, जो एसआईपी बुक की बात हुई अब 29,000 करोड़ मंथली, ये नंबर आपको लग रहा है ये सस्टेन करेगा हर्षा जी अभी भी, या फिर यहाँ से भी और ग्रो कर सकता है? जब ये नंबर पहली बार मुझे याद है जब 16,000 करोड़ हुआ था तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी कि $2 बिलियन हो गया। अब आज की डेट में हम $3 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। क्या ये नंबर $5 बिलियन, $10 बिलियन भी क्रॉस कर सकता है आगे जाते हुए? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एवरी मंथ जैसे ग्रो होते जा रहा है वही ग्रो होते रहेगा और उसी पेस से ग्रो होता रहेगा, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी निवेशक हैं जो 3-5 साल का मार्केट साइकिल देख चुके हैं, वो शायद एसआईपी एक एक हैबिट बन चुका है और उनको ये भी समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एसआईपी के रूट से जाते हैं तो बहुत ही आसान से वोलेटिलिटी को भी मैनेज हो सकता है। तो वो शायद ही एक साइडवेज मार्केट में या एक करेक्शन में शायद वो इतना डरेंगे नहीं। लेकिन हो सकता है अगर कोई पिछले कुछ साल के रिटर्न्स को देख के आ रहे हैं और उनका होराइजन भी बहुत ही कम है, तो एक साइडवेज मार्केट में या थोड़ा बहुत करेक्शन में उनका शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो इसीलिए लगता है कि अगर 100 लोग नए आ रहे हैं तो शायद हो सकता है उसमें से कुछ प्रतिशत लोग निराश हो सकते हैं अगर मार्केट्स के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स उतने नहीं रहे। जरूर वहां पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको मंथली इनफ्लोस में दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आप अगले 3 साल का 5 साल का ट्रेंड रेट देखेंगे तो हमें लगता है कि यहाँ से बहुत आगे हम जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मंथली इनपुट नंबर। बट ये बोलना बहुत मुश्किल है कि हर महीने
200 करोड़ 500 करोड़ इंक्रीज होते ही रहेगा, वो बोलना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जरूर ऐसे लगता है कि अगर आप 3 साल के बाद यही विषय पे अगर डिस्कशन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वो 30,000 से बहुत अलग नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। सपोज करिए मैं आज की डेट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना चाहता हूँ, और मेरा 2 से लेके 3 साल का होराइजन है। आप मुझे एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को क्या एडवाइस करेंगे? कितना इस समय मेरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप में होना चाहिए, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में, या कितना बैलेंस फंड्स में, अगर हाइब्रिड में? कोई एक इस समय आपके पास एक बॉल पार्क फॉर्मूला है क्या? अनुज, देखिए, अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो जितना लंबे अवधि के लिए आप निवेश करते हैं उतना बेहतर है। और 2 या 3 साल तो लंबी अवधि नहीं बोल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप 5-10 साल के लिए कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप 2-3 साल के भी व्यू ले रहे हैं और इंटरिम वोलेटिलिटी जो होगा वो अगर आप झेल सकते हैं, तो हमें लगता है कि आज के दिन में भी एक एक तरफ से न्यूट्रल अलोकेशन इक्विटी पे होना चाहिए। जब मैं न्यूट्रल अलोकेशन बोलता हूँ, ये है कि अगर आप 100 का निवेश कर रहे हैं और इक्विटी में अगर आपके रिस्क के हिसाब से मान लीजिए 60 या 70% अगर आपको करना है, तो उतना तो आज के दिन में आप कर ही सकते हैं। मतलब वैल्यूएशन अभी मोर और लेस लॉन्ग टर्म एवरेज पे आ चुका है लार्ज कैप सेगमेंट में, और जो मिड कैप में ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास में ही है। थोड़ा सा प्रीमियम है लेकिन लॉन्ग टर्म के आसपास ही है। सिर्फ स्मॉल कैप सेगमेंट में आपके वैल्यूएशंस जो हैं वो बहुत ही प्रीमियम पे चल रहे हैं हिस्टोरिकल एवरेज से। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि जो न्यूट्रल अलोकेशन करना चाहिए उतना तो करना चाहिए, और उसके अंदर जो टिल्ट होना चाहिए वो लार्ज और मिड के बीच में होना चाहिए। स्मॉल कैप नेक्स्ट 2 या 3 साल के लिए ज्यादा निवेश करना ठीक नहीं रहेगा शायद, क्योंकि वहां पे अर्निंग्स का डिसलरेशन भी दिखाई दे रहा है और वैल्यूएशन अभी भी बहुत ही महंगे हैं। तो वहां पे वैल्यूएशन रीसेट होने का काफी चांसेस है। हम्म। खैर देखिए हर्षा जी, आजकल इशू ये हो गया कि 2 से 3 साल आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा मतलब कम नज़रिया है यहाँ पर। आजकल लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन BTST हो गई है, तो उसके हिसाब से 2 से 3 साल भी काफ़ी बड़ा व्यू है। खैर मैं समझ गया आपकी बात को कि अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपका होराइजन जो है वो रियली लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 5 से 10 साल का। हर्षा जी, इस समय मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है आपका? इतना सब कुछ मार्केट ने झेला सहा, उसके बाद भी मार्केट गिरा नहीं, पिछले कुछ महीनों में अच्छी रैली हुई, लेकिन ऑफ लेट थोड़ा आकर मार्केट फिर नर्वस हुआ है। इस समय आपके हिसाब से मार्केट कैसा पोजीशन्ड है? देखिए, अभी अगर आप मार्केट को देखते हैं तो वाइल कंसोलिडेशन पिछले 1 साल में काफी कुछ हो चुका है, लेकिन अंडरटोन थोड़ा बहुत बुलिश नजर आ रहा है। इसके वजह भी एक दो हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 12 महीने के अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो जो 20-25% का जो ग्रोथ था मिड एंड स्मॉल कैप में और 18% का जो ग्रोथ था लार्ज कैप में, वो घट के सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ पे आ चुका था। तो वो एक डिसलरेशन का जो एक्सपेक्टेशन से नीचे हो गया था, तो उसके लिए भी मार्केट में वोलेटिलिटी आया। और इंडिया वर्सेस इमर्जिंग मार्केट्स का जो प्रीमियम था वो भी करीब करीब 70 से 80% प्रीमियम पे चला गया था। यूजुअली अगर आप 5 साल का एवरेज प्रीमियम देखते हैं तो वो करीब 40 से 45% होता है। तो आज के दिन में बाकी मार्केट्स अच्छे किए हैं, पिछले 12 महीने में हम थोड़ा साइडवेज रहे, तो इसलिए वो वैल्यूएशंस भी एडजस्ट हो चुके हैं। तो यानी कि अगर फॉरेन के जो निवेशक हैं, अगर उनको इंडिया का रिलेटिव वैल्यूएशंस देखना है तो उनको इतना ओवर वैल्यूएशन आज के दिन में नजर नहीं आता। और ओवरऑल $25 बिलियन का सेलिंग भी हमने देखा फॉरेनर से, लेकिन उतने ही अच्छे इन्फ्लोज डोमेस्टिक से इन्वेस्टर से आया है, और मार्केट भी एक तरफ से संभल चुका है। तो अभी हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन फेज के बाद 2-3 पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। एक तो सेकेंड हाफ में हम ऐसे भी एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे अर्निंग्स ग्रोथ में, और जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद तो लगता है कि वो जरूर आना चाहिए, और 2027 में भी वो फाइनेंशियल ईयर 2027 में भी वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो यानी कि जो 12 महीने का जो कंसोलिडेशन फेज था अर्निंग्स का, वहां से हम उबर कर शायद थोड़ा ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, वो पहली बात है। और सेकंड, इतना सारा नेगेटिव्स देखने के बाद भी अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन फेज में
रहा है और ठीक ठाक किया है, तो हमें लगता है कि अगर आप कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखते हैं यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप पे, तो अर्निंग्स रिकवरी से पहले ही शायद एक बार सेंटिमेंट्स और पॉजिटिव भी हो सकता है। आज के दिन में पता नहीं है वो कब होने वाला है, लेकिन अगर वो हो जाता है तो वो भी एक सेंटिमेंट के हिसाब से ट्रिगर हो सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इस मार्केट लेवल में बहुत ज्यादा नेगेटिव रहना ठीक नहीं है। आई थिंक यहाँ से ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जरूर आपको एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट करने चाहिए, क्योंकि जो 20-25% का जो मार्केट ग्रोथ था पोस्ट कोविड, वो शायद ही आपको अभी नजर आएगा। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो लार्ज एंड मिड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए, वहां पे ज्यादातर वैल्यूएशन कंफर्ट है, और वहां पे शायद अर्निंग्स रिकवरी भी थोड़ा बहुत जल्दी होगा, तो वहीं पे ज्यादा निवेश करना बेहतर रहेगा। अगर थोड़ा बहुत पोटेंशियल किकर के लिए आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, या कोई फ्लेक्सी कैप फंड में या दूसरे कोई डाइवर्सिफाइड फंड में थोड़ा बहुत स्मॉल कैप के स्टॉक्स भी होते हैं और उस हिसाब से आप निवेश कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं तो शायद इस वैल्यूएशन लेवल्स इतने अच्छे नहीं है। ऑलराइट हर्षा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आज आपसे बात करके और थोड़ा सा एक डिटेल कॉन्वर्सेशन की हमने, जो रेगुलरली हम इतनी बात नहीं कर पाते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा समय दे पाए इस शो में। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनुज, थैंक यू। चलिए, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आज इतना ही। आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।